I was born in a family where some of them were agnostic and some of them were atheists. So वहाँ तो religion के लिए तो जगह नहीं थी कोई. The only people I have seen praying were my nani and nana. But I must tell you one story. My nani, grandmother, was totally illiterate. She could not even write her name. She never spoke Khadi Boli. She used to speak Awadhi. I have never lived in a village, but I can write Awadhi songs or dialogue thanks to her, because she would speak in Awadhi. And her children, who were highly educated, all of them, my mother, my uncles, my aunt, they would sit in the drawing room and have this political, socio-political topics discussing in English, and they would come inside and sit with the mother and speak to her in Awadhi. तो ये अवधि मेरी नानी जो थी और मेरे नाना, इनको मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा. दे ओनली रिलेटिव आई हैव सीन जो करते थे. और मेरी नानी अगर बीमार होती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड व्हेन आई वाज अ किड, तब भी वो बहुत बूढ़ी थी, तो वो बेड पे लेट के इशारों से नमाज पढ़ती थी, लेकिन नमाज पढ़ती थी 5 वक्त. मेरे नाना भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे. मैं 8 साल का या 9 साल का हूँगा कि जब मेरे नाना ने मुझे एक आयत दी और कहा कि तुम ये याद कर लोगे तो आई विल गिव यू अठन्नी, विच मीन्स 50 NP, विच वॉज अ फॉर्चून फॉर मी. सो मैंने याद कर लिया और उन्होंने मुझे अठन्नी दे दी. उसके कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने मुझे एक आयत दी और कहा कि तुम ये याद कर लोगे तो मैं तुम्हें अठन्नी दी. एंड दिस टोटली इलिटरेट ओल्ड लेडी लॉस्ट हर टेम्पर ऑन हर हस्बैंड एंड शी सेड व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. अगर इसकी माँ जिंदा होती तो क्या इसको सिखाती? अगर ये अपने बाप के साथ रह रहा होता तो क्या उसका बाप इसे सिखाता? वी हैव नो राइट टू इम्पोज अ रिलीजन ऑन हिम. And that was the end of my religious education. That was the end. And I was not very happy with her because I lost 50 NP at that time. But in retrospect, I think of her, a woman who could not even write her name, a woman who could not speak Khadi Boli. She had this sensibility. I wish our leaders had 1/10 of this sensibility. Javed Saab, can I request you to recite one of your poems? आपको जो भी ख्वाहिश हो. अच्छा, क्यों आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? In my defense, I have 3 or 4 pages written. तैयारी सुनाने दो, में मुझे टाइम मिल जाएगा तो I'll think of the next question. नहीं, हम तैयारी पूरी करके आए. अच्छा, रिजर्व के भी क्वेश्चंस हैं कि अगर 50 मिनट से ज़्यादा हुआ फिर क्या करेंगे. चलिए ठीक है, तो आपको एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ. जी. कहाँ से शुरू होती है वो? आपको याद नहीं आ रही है तो मैं क्वेश्चन पूछूं? सोचता हूँ 2-4 छोटी, इसलिए लंबी पोएम सुनाने का मतलब नहीं. मैं एक्चुअली 2 तरह की पोएम लिखता हूँ, लंबी पोएम और बहुत लंबी पोएम. तो मैं आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्टर वन. करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भिड़ के छत्ते, ज़मीन जिस्मों से ढक गई है. कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है. ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ क्या कि जानता हूँ जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझके पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी. तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा. चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं. ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसफी पर. ओ कॉन्शियंस, यू आर सो वेन अबाउट योर सेंस ऑफ जस्टिस. ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसफी पर, ज़रा सुनूं तो क्या आज का तेरा फैसला है.
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस मेरे पास और भी बाकी हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये करूँगी कि कोई और पोएट जिसकी आपको एक कोई पोएम अच्छी लगती है, वो भी आप सुनाएं प्लीज़। एक और पोएम किसी अभी और मैंने poet की। रिसेंटली एक छोटी सी पोएम पढ़ी, बहुत छोटी सी पोएम है मगर बहुत खूबसूरत पोएम है। उदासी के हज़ारों जाविये एंगल्स, उदासी के हज़ारों जाविये हैं, इसे देखूं मैं किस किस जाविये से। तेरे चेहरे पे सरसों फूलती है, मेरी आंखों में जलते हैं दिए से। मगर कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो रोए हैं न जिनके लब हिले हैं। उदासी के हज़ारों जाविये। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, जस्ट टू कम टू बॉलीवुड नाउ एंड आस्क एक आध क्वेश्चंस, उससे भी सवाल उससे पूछते हैं। You had introduced the genre of the angry young man, and he was a Robin Hood of sorts who would, take from the rich and give to the poor. आपको, let's fast forward to Bollywood now. आपको क्या लगता है कि अब मेन स्ट्रीम सिनेमा में पुअर के लिए या गुर्बत के लिए या वो जो कहानियाँ लिखी जाती थी, अब उसके लिए उस तरह का स्पेस नहीं बाकी है, वो चीज़ इनविजिबलाइज हो गई है? देखिए, सिनेमा जो है, कहीं किसी भी सोसाइटी का सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री, दे आर नॉट इन अ वॉइड, दे आर नॉट इन अ कल्चरल वॉइड, दे आर द पार्ट एंड पार्सल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. And theatre, cinema, music, they only manifest what is happening in the society. Somebody has said so very aptly that you show me the advertisements of a society and I'll tell you everything about it. Because जो advertisement है वो आपके aspirations, आपकी insecurities को बता देते हैं. इसी तरह सिनेमा है. सिनेमा changes with time. ऐसा ही तो नहीं था, और जैसा आप कह रही हैं उससे पहले भी वैसा नहीं था, उससे पहले कुछ और था और उससे पहले कुछ और था. There was a time when Devdas, who was a man who self-destroyed himself, was a hero. And he had become a cult figure. There was a time when there was a rebel star. That rebel star used to rebel only against his mother Lalita Pawar. That's all. He had mustered the courage, unlike Devdas, कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, इस लड़की से शादी नहीं करूंगा. This was the rebellion. There was a time when very rich producers used to make film and preach socialism because there was money in socialism. So, ironically. Yeah, ironically. So, the hero was a socialist, he was a tangewala, he was a mill worker, he was a taxi driver, and so on and so forth. And he would fight against the social and financial, economic injustice of the society. Then came a time when a vigilante appeared. Now, it is not just a coincidence that the vigilante and emergency were almost during the same period. That was the time perhaps when people were losing trust in institutions. There was the time when for the first time people were seeing extra constitutional forces coming into front, and so on. So in such an atmosphere, a vigilante could be a hero. Then who is a hero? Hero or heroine is the personification of the contemporary morality and aspiration. Morality changes, aspirations change, so the hero changes. Now, in 80s, almost 15 crore people entered middle class income because of the industrialization. And industry brings ancillaries with it. So, in my childhood, a middle class person could only be from an educated background. He would be a lawyer or a doctor or an engineer or civil servant or a professor in university or college or whatever. But industrialization brought a new middle class. This middle class was not necessarily very educated. So it was first generation or at the most second generation educated.
And some of them were not even educated, but they were technicians. Because any big industry gives some jobs to small people and they make some little factory. एक साइकिल की दुकान है, साइकिल की फैक्ट्री. वो कहते हैं तुम ये तीलियां बना के हमको 2 टन तीलियां एक साल में दो. अब वो एक क्राफ्टमैन था, एक हुनर था उसके पास, उसकी वजह से वो मिडिल क्लास में आया. Happy, I'm happy for him, I'm not resenting. But the fact remains, a lot of people enter middle class who did not have cultural heritage with them, like the traditional middle class. So, Do Bigha Zameen, which used to be a super hit picture, or Sujata, those pictures went out of the market. और कोई दूसरी तरह की फिल्में 80s में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा, आई डोंट नो वेदर पॉलिटिकली इट इज़ राइट और रॉन्ग टू से, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ रियलिटी, सो देयर इज़ नो हार्म इन फेसिंग इट, दैट एक लोअर मिडिल क्लास एस्थेटिक्स सिनेमा में और सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में एंटर हुआ. जी. लैंग्वेज हर जगह चेंज हुई, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे सिनेमा हो. ये पहले ऐसी लैंग्वेज नहीं थी. बिल्कुल. तो ये एक वजह से. अब इनके बच्चे फिर बेहतर स्कूल में गए तो एक स्किन डीप सोफिस्टिकेशन आया, बट इट वाज ओनली स्किन डीप, इट वाज नॉट गुड इनफ टू एक्सेप्ट अ बिमल रॉय और अगुरुदत्त. मगर चलो फिर भी कुछ बेहतर हुआ. देयर इज अनदर डेवलपमेंट दैट इन रिसेंट ईयर्स, I mean, we have to accept that the urban middle class has taken leaps and bounds financially. I mean, I remember my childhood, we were middle class people, middle class in the sense that perhaps upper middle class. We used to live in civil lines, we had a big house. मगर हमारे घर में तो एक रेडियो मर्फी था, एक बिजली की इस्त्री थी, और ये हमारे जो था सारा जो मशीनरी हमारे पास थी, इक्विपमेंट ये था. कार का मिडिल क्लास में कॉन्सेप्ट भी नहीं था. मिडिल क्लास सोचता जैसे आज का मिडिल क्लास प्राइवेट प्लेन नहीं सोचेगा, वैसे कार नहीं सोचता था. अगर तांगा आप पूरा लेते हैं तो देन यू आर अ डिग्निफाइड पर्सन, वरना तांगा भी लोगों से शेयर कर लेते थे कि 2 स्ट्रेंजर्स आपके साथ बैठे हैं, कहीं कहीं उतर रहे हैं. ये कॉमन प्रैक्टिस थी. मगर आज मिडिल क्लास के पास कार है, सब कुछ है, तो एफुलेंट हुए. और इसी के साथ एक और चीज़ डेवलप हुई, वो मल्टीप्लेक्सेस. इस मल्टीप्लेक्स का टिकट 500, 700, कहीं कहीं 1000 भी है. अगर 500 भी है तो एक न्यूक्लियर फैमिली भी जाएगी और बाहर 250 का समोसा खाएगी, तो कम से कम 3-3.5 हज़ार का खर्चा है एक वीकेंड का. तो पिक्चर जो लोग देखने आ रहे हैं मल्टीप्लेक्स में, दे बिलोंग टू अ सर्टन इकोनॉमिक क्लास. You have 5-star hotels, you have 5-star hospitals, so now you have 5-star cinema houses. और वहाँ पर जो उनकी ऑडियंस वो उसको सर्व करेंगे या काला हंडी में लोग भूखे मर रहे हैं ये दिखाएंगे. क्यों दिखाएंगे? उन्हें नहीं देखना. दे आर हैविंग अ पार्टी. उनका अभी नया नया फुलन सा है, वो एंजॉय कर रहे हैं उनसे. तो ये हमारी सोसाइटी के जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस है वो आपको सिनेमा में दिखाई देते हैं. बड़ी शिकायत करते लोग, आजकल गाने कैसे हो गए. आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर 24 साल 25 साल के किसी लड़के लड़की से पूछिए कि तुम्हारे घर में कोई पोइट्री की किताब है? तुमने अपने पेरेंट्स को कभी पोइट्री पढ़ते सुनते देखा है? तुम्हें कभी बचपन में 14 साल 15 साल की उम्र में किसी कवि सम्मेलन में मुशायरे में ले गए थे? आपने बच्चे क्या रिश्ता तोड़ दिया, लैंग्वेज से शिकायत हमसे कर रहे हैं.